हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। बेटा, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एज अ मेल डेवलप होगा या एज अ फीमेल डेवलप होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये किस चीज पे डिपेंडेंट होता था? ये डिपेंडेंट होता था सेक्स क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, ये डिपेंडेंट होता था सेक्स क्रोमोसोम्स पे। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में सेक्स क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंडेंसी होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एज अ मेल डेवलप होगा कि एज अ फीमेल डेवलप होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में इन्वायरमेंटल क्यूज से डिसाइड होता है कि ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे कुछ ये रेप्टाइल्स की स्पीशीज हैं, कुछ लिजार्ड्स होती हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये देखा था हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। ये भी एक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है। जो कि फॉलो होता है हनी बीज में, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है जो कि इन दोनों से डिफरेंट होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? हनी बीज में पाया जाता है। इसमें डिसाइड कैसे होता है कि मेल होगा कि फीमेल? तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमने क्या देखा? एक स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते थे जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते थे। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में सेक्स क्रोमोसोम का वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंडेंसी होती थी कि लड़का होगा मतलब मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। लेकिन हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिसाइड होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगी, ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिस will decide the development of honeybee as male or female, ठीक है। ठीक, तो देखते हैं कैसे होता है। बेटा, हमें पता है कि जो हनीबीज होती हैं इनमें कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। इसमें कास्ट सिस्टम फॉलो होता है। 3 टाइप्स की कास्ट होती हैं, ठीक है। क्या क्या? एक होता है मेल, एक होती है फीमेल और एक होती है क्वीन बी, ठीक। मेल, फीमेल और क्वीन बी। मेल्स बहुत सारे होते हैं। मेल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोन। मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, फीमेल भी बहुत सारी होती है, लेकिन ये जो क्वीन, जो रानी भी होती है, रानी मक्खी, ये एक ही होती है, ये सिंगल होती है, ठीक। एक ही रानी होगी
बाकी सारी प्रजाएं जो होंगी, प्रजाओं में बहुत सारे हनी बीज होंगे। ठीक, तो अगर हम क्वीन बी की बात करें बेटा, तो ये क्या होती है, एक होती है, और ये कैसी होती है, ये फर्टाइल होती है। ठीक है, कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ठीक, और सिर्फ यही एकमात्र ऐसी फीमेल होती है जो फर्टाइल होती है, वन एंड ओनली फीमेल विच इज फर्टाइल। जो बाकी जो फीमेल मधुमक्खियां होती हैं दे आर स्टेराइल। ठीक, तो जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन के जितनी जो पूरी जो कॉलोनी होगी मधुमक्खियों की, उसकी मम्मी यही अकेले होगी। ठीक, नेक्स्ट जनरेशन की मम्मी यही होती है क्वीन बी, तो शी इज फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल होगी। और क्या होती है ये, क्रोमोसोम नंबर की बात करें बेटा, तो ये डिप्लॉयड होती है। ठीक है, ठीक, डिप्लॉयड होती है। 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्योंकि डिप्लॉयड हो तो ये कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक, इसको क्वीन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि क्वीन की जैसे इसकी परवरिश होती है। ठीक है, दे आर फेड रॉयल जेली, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, रॉयल जेली की वजह से ही इसका विकास ऐसा होता है कि ये क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। ठीक, इसका पालन पोषण अच्छे से किया जाता है, इस वजह से फर्टाइल होती है और इसीलिए क्वीन मक्खी बनती है। इसका काम और कुछ नहीं होता, इसका काम क्या होता है, सिर्फ ये बैठी रहेगी। ठीक, कोई काम नहीं करेगी, इसका बस एक काम होता है, इसको मेटिंग करनी होती है। ठीक है, ड्रोन्स के साथ में अपने पूरे लाइफ टाइम में, और उसको क्या करना खराब होता है, एग्स ले करने होते हैं, मेटिंग एंड लेइंग एग्स, यही होता है इसका काम। कैसे करती है अभी बताते हैं। जो फीमेल बीज होती हैं अदर देन रानी मक्खी, रानी मक्खी के अलावा जितनी भी फीमेल बीज होती हैं बेटा ये स्टेराइल होती हैं, दे आर स्टेराइल। ये भी डिप्लॉयड होती हैं। They also have 32 chromosomes, वो भी paired condition में, because they are diploid. They are fed normal food. ठीक है, no royal jelly. यही रीजन है कि दे आर स्टेराइल, दिस इज द रीजन कि दे आर स्टेराइल। ठीक है, रॉयल जेली जब खिला के उनको बड़ा करेंगे तभी वो क्वीन मक्खी बनती है, तो वो एक ही को किया जाता है, एक ही के साथ किया जाता है। ठीक है, जब बर्थ होता है इनका, ठीक, जब फीमेल मधुमक्खियों का बर्थ होता है तो दे आर ऑल सेम, उस समय कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है नॉर्मल फीमेल बीज में और क्वीन बी में। ठीक है, जब इनको पाला पोसा जा रहा होता है तो कोई एक जो फॉर्चुनेट होती है उसमें से उसको रॉयल जेली खिलाई जाती है, और डिपेंडिंग अपॉन कि उनका नरिशमेंट मतलब कैसे हो रहा है, ये क्वीन मक्खी अलग होती है। ठीक है, बर्थ के टाइम पे दे आर ऑल सेम। ठीक, ठीक, पालन पोषण पे डिपेंड करता है, एक को सिलेक्ट करके उसको अच्छे से खाना खिलाया जाता है, रॉयल जेली खिलाई जाती है, उसकी वजह से शी बिकम्स फर्टाइल।
ठीक, और वही रानी मक्खी कहलाती है और नेक्स्ट जनरेशन की मम्मी यही बनती है। इनका काम क्या होता है बेटा, इनको वर्कर्स भी बोलते हैं, ठीक, इनको वर्कर बीज भी बोला जाता है। सारे काम यही करती हैं, सारे काम यही करती हैं, ठीक है। जैसे कि फोरेजिंग, खाना ढूंढना, ठीक है, हाइव बनाना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको बनाना, क्लीनिंग डिपार्टमेंट भी इनका होता है, ठीक है, क्लीनिंग, टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज, नानी होती है ये, मतलब सारे काम इन्हीं के होते हैं, ठीक है। नैनीज होती है, मतलब अब नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें जो पालन पोषण करना होगा, खिलाना पिलाना होगा, वो यही करेंगी। क्वीन मक्खी खाली क्या करेगी, अंडे देके खाली हो जाएगी, बाकी आगे का सारा काम यही करेंगी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो दे आर नैनीज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये होता है वर्कर बी और क्वीन बी में डिफरेंस, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो दोनों ही फीमेल्स हैं, तो दोनों ही डिप्लॉयड रहेंगी, ठीक। अब आज बात करते हैं मेल बीज की। जो मेल बीज होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। ये भी फर्टाइल होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ठीक है। क्वीन बी के साथ मेटिंग करनी होती है इन्हें, सो दे आर फर्टाइल। ये हैप्लॉइड होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। तो 16 क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें, और वो भी कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, क्योंकि दे आर हैप्लॉइड, ठीक। और इनका काम क्या होता है, मीटिंग विथ क्वीन बी ऑफ अनदर कॉलोनी, ठीक। इनका भी काम होता है सिर्फ मीटिंग करना, ठीक, और कोई काम ये नहीं करते, बट बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। समझ में आ गया। अब अपनी कॉलोनी की जो रानी मक्खी उसके साथ में नहीं मेट करेंगे, वो इनकी सिस्टर हुई, ठीक, वो दूसरी कॉलोनी की रानी मक्खी के साथ में जाकर के वो मेटिंग करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, डाइवर्सिटी बनी रहती है, ठीक। और मतलब डाइवर्सिटी बनी रहेगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन आएगा, ठीक। कोई भी ऐसी खराब जीन वो नहीं हो पाएगी, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी, जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो दूसरी कॉलोनी की रानी बी के साथ ये दे मेट, और अपनी इनकी वाली जो रानी बी रहती है वो दूसरी कॉलोनी के ड्रोन्स के साथ में मीटिंग करती है, तो ठीक। तो ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब बेटा 100 की सीधी एक बार, जितनी फीमेल्स होंगी वो डिप्लॉइड होंगी और जितने मेल्स होंगे दे विल बी हैप्लॉइड। समझ में आ गया। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। यहाँ क्रोमोसोम की संख्या से डिसाइड होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे प्रोसेस कैसे होता है। जब मीटिंग का टाइम आता है बेटा, ठीक है, पैदा होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, ठीक है, तो जो क्वीन बी होती है
उतने में बड़ी हो जाती है, ठीक। और उस टाइम क्या होगा, ये अपने छत्ते से निकलेगी, ठीक, और ऊंचाई पे जाएगी। समझ में आया? ऊंचाई पे फ्लाइट लेगी, ठीक। और she will fly towards drone congregation area। ठीक है, छत्ते से निकलेगी और ऊपर 100 फीट ऊपर जाएगी, ठीक। 100 फीट ऊपर कौन रहता है? ड्रोन्स रहते हैं। ड्रोन कॉन्ग्रेगेशन एरिया मतलब ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स इकट्ठे रहते हैं, ठीक। वो भी छत्ते में से निकल करके ऊपर पहुंचे रहते हैं, रानी मक्खी का वेट कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक। झुंड में रानी मक्खी का वेट कर रहे होते हैं। तो शी विल ऑल्सो टेक फ्लाई एंड फ्लाई 100 फीट अपवर्ड्स इन द स्काई। और वहां पर क्या रहते हैं? मेल्स जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, तो इसलिए उस एरिया को कहते हैं मेल कॉन्ग्रेगेशन एरिया, ठीक। वहां से वो गुजरेगी, ठीक। रिलीजिंग फेरोमोन्स, ठीक। रानी मक्खी अपने छत्ते से निकलेगी और ऊपर उड़ेगी 100 फीट ऊपर। 100 फीट ऊपर कौन रहेंगे? मेल्स इंतजार कर रहे होंगे, ड्रोन्स इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। और ये क्या करेगी? बहुत सारा फेरोमोन रिलीज करेगी। इस फेरोमोन से जो ड्रोन्स होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद ये क्या करेगी? ड्रोन्स के साथ ये मेट करेगी, ठीक। मेटिंग के टाइम पे क्या होता है बेटा? जो ड्रोन होता है मेटिंग के टाइम पे वो जब इजैक्यूलेट करता है, एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन, उस टाइम पे जो मेल होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको पॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोफेलस, ठीक है। ये एंडोफेलस, ये ऑर्गन से ये रानी मक्खी को इंसेमिनेट करता है। एंडोफेलस इसका एक तरीके से पॉपुलेटरी ऑर्गन है, यूज फॉर इंसेमिनेटिंग दिस रानी मक्खी, क्वीन बी, ठीक। तो मेटिंग करेंगे और उसके बाद जब इजैक्यूलेशन होना होगा तो इजैक्यूलेशन के टाइम पे जो एंडोफेलस होता है वो ड्रोन के शरीर से डिटैच हो जाता है। एंडोफेलस gets ripped off from drone's body during ejaculation, ठीक है। इजैक्यूलेशन जब होगा तो उस टाइम क्या होगा? ये जो इसका एंडोफेलस है ये क्या होगा? इसके शरीर से डिटैच हो जाएगा, ठीक। और रानी मक्खी के अंदर ही रह जाएगा। समझ में आया? ठीक। अब रानी मक्खी क्या करेगी? क्वीन बी के पास एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं
स्पर्मेथिका। एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं स्पर्मेथिका। ठीक, ये स्पर्मेथिका में ये क्या करेगी, इसके स्पर्म को कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, समझ में आया। क्वीन जब मैच्योर हो जाएगी, एक पैदा होने के 1 से 1.5 हफ्ते के बाद, तो वो क्या करती है, वो मेटिंग फ्लाइट लेती है, अपने छत्ते से निकल करके ऊपर ऊपर फ्लाई करती है। लगभग 100 मीटर ऊपर, आई थिंक इट इज 100 फीट रिलेटेड भी। तो ऊपर जाएगी, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर मेल कांग्रेगेशन एरिया रहेगा, ड्रोन कांग्रेगेशन एरिया रहेगा, जहां पर बहुत सारे ड्रोन्स जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर जाएगी, वहां से जब वो गुजरेगी तो वो बहुत सारा फेरोमोन रिलीज करेगी। उस फेरोमोन से जो ड्रोन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद वो मीटिंग करेंगे। एक बार में 15 से 20 ड्रोन्स के साथ ये मीटिंग करती है, मतलब 1 बाय 1। ठीक, मीटिंग करते टाइम क्या होगा, जब इजैकुलेशन होना होगा स्पर्म्स का, तो क्या होगा, उसका जो एंडोफेलस होगा, एंडोफेलस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिससे कि वो क्या करता है, फीमेल बी को इंसेमिनेट करता है। इजैकुलेशन के टाइम पर ये क्या होगा, फट जाएगा, फट के उसकी बॉडी से, मेल ड्रोन की बॉडी से अलग हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, मक्खी के अंदर रह जाएगा। ठीक, अब मक्खी क्या करेगी, उसके पास एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं स्पर्मेथिका। इस स्पर्मेथिका में वो क्या करेगी, स्पर्म को कलेक्ट कर लेगी। ठीक, कलेक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये जो मेल है जिसकी बॉडी से ये एंडोफेलस गिर गया, ये अलग हो गया, ये मेल गिरेगा और इसकी डेथ हो जाती है बेटा। ठीक, एंडोफेलस टूटने की वजह से, बॉडी से डिटैच होने की वजह से उसको इंजरी होती है, और इंजरी कैसी होती है, फेटल इंजरी होती है। उसके अलग होने की वजह से वो क्या होता है, गिर करके उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो उसका तो खत्म हो गया खेल। एक के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से करके लगभग she mates with 15 to 20 drones। ठीक, एक के बाद एक 15 से 20 ड्रोन्स के साथ वो मेट करेगी। और इस मेटिंग जब 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 वो मेटिंग करती जाएगी, तब तक क्या करेगी, वो स्पर्म्स भी कलेक्ट करती जाएगी स्पर्मेथिका में। ठीक, तो स्पर्मेथिका में ये ढेर सारा स्पर्म कलेक्ट करके स्टोर कर लेगी। ठीक, कलेक्शन ऑफ स्पर्म होगा, और क्या होगा, इसका स्टोरेज भी होगा। ठीक, और इतना ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा कि लाइफ टाइम इसी स्पर्म की मदद से ये कई बार अंडे देगी, मतलब कई बार फर्टिलाइज करेगी। ठीक, she fertilizes her eggs many times with this stored sperm during her lifetime। ठीक है, अपनी लाइफ टाइम में ये कई बार ये जो स्टोर्ड स्पर्म है इसका यूटिलाइजेशन करेगी अपने एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से इनका मेटिंग डांस होता है, इस तरीके से मेटिंग करते हैं। अच्छा, अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये 1 या 2 बार ये जो मेटिंग फ्लाइट होती है इसकी, मेटिंग फ्लाइट बोलते हैं इसको, ये 1 to 2 टाइम्स करती है अपनी पूरी लाइफ टाइम में। ठीक, और उतना उसके लिए सफिशिएंट होता है। एक रानी मक्खी कई सालों तक जिंदा रह सकती है, रहती है, उसका लाइफ स्पैन लंबा होता है बाकियों की तुलना में। ठीक है, और वो जब तक जिंदा रहती है वो तब तक वो यही काम करती है कि वो अंडे देती रहती है। ठीक, और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक ये जो स्टोर्ड स्पर्म इसने मेटिंग के टाइम पे कलेक्ट किया है अपने स्पर्मेथिका में, इसी की मदद से वो फर्टिलाइजेशन करवाती रहती है अपने अंडों का, और उनको फिर उनको ले करती रहती है। ठीक,
जितने एक बार में ये क्या करती है 15 से 20 ड्रोन्स के साथ में मीटिंग करती है, मतलब ऑल्टरनेट एक के बाद एक के बाद एक। ठीक, जो ड्रोन्स बेचारे मीटिंग करने आते हैं उनका उनका जीवन वही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मीटिंग करते टाइम उनका इजैकुलेशन के टाइम उनका एंडोफेलस टूट जाता है। ठीक, टूटने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनको इंजरी इतनी सीवियर होती है कि वो मर जाते हैं। बाकी जो बचे हुए जो ड्रोन्स होते हैं बेटा, ठीक, उनको मौका नहीं मिल पाता। इतना ऊंचा वो उड़ती है कि जो सबसे तेज उड़ने वाले जो ड्रोन्स होंगे वही खाली उसको रीच आउट कर पाते हैं। ठीक, मीटिंग करने के बाद वो अपने छत्ते में आ गई। ठीक, उसके बाद जो बचे हुए ड्रोन्स हैं जो नहीं पकड़ पाए उसको, वो वापस अपने छत्ते में जाते हैं अपनी कॉलोनी में। ठीक, तो जब वो अपनी कॉलोनी में जाने की कोशिश करते हैं तो जो वर्कर बीज होती हैं उनको फिर एंट्री नहीं मारने देती हैं। क्यों नहीं मारने देती? क्योंकि ये इनका कोई काम नहीं होता, ये खाली बैठ के खाना खाते रहते हैं। ठीक, तो वर्कर बीज जब इनका काम हो जाता है, इन्होंने मीटिंग कर ली होती है और ये एक बार उड़ जाते हैं, जब छत्ते में से उड़ते हैं ये मीटिंग करने के लिए। एक बार उड़ गए, ठीक, तो मीटिंग करने के लिए ही उड़ते हैं, और उसके बाद जब अपने छत्ते में वापस जाने की कोशिश करते हैं तो वर्कर बीज इनको नहीं घुसने देती है अंदर, क्योंकि ये बैठेंगे तो फूड रिसोर्सेस कम होंगे। ठीक, अब उनकी रानी भी आएगी अंडे देने, तो उनको क्या करना है, जो आने वाली जनरेशन है उसको नर्चर करना है। तो खाना और रिसोर्सेज बचे उसके लिए वो क्या करती हैं, ड्रोन्स को अंदर नहीं घुसने देती। तो वो बाहर ही ग्राउंड मारते हैं उसके, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलती। और भूख की वजह से, खुद तो इनको खाना कलेक्ट करना आता नहीं है, सिर्फ खाना आता है। ठीक, तो वो खाना खा नहीं पाते, मतलब तो वो इस वजह से फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। तो एक बार अगर वो बाहर निकले, ठीक, तो उनकी डेथ तो होनी ही, या तो मीटिंग करके उनकी डेथ होगी एंडोफेलस टूटने की वजह से, और अगर नहीं मीटिंग का चांस नहीं मिला उनको तो भूख की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनको वापस से छत्ते में घुसना नहीं मिलता है। ठीक, तो ड्रोन्स की बात यह है। तो इनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है जीवन का, बच्चे पैदा करना, क्वीन के साथ मेट करना, इजैकुलेट करना, बस। अगर इन्होंने वो चीज कर ली तो इनका जीवन सफल रहा। ठीक, नहीं कर पाए तो बेचारे अनलकी। ठीक है, तो क्वीन का ये सिस्टम होता है। तो ये तो हो गया इनकी मेटिंग की बात। अब जो हनी, जो क्वीन भी होती है बेटा, ठीक, ये मियोसिस से प्रोड्यूस करती है एग्स। क्वीन भी डिप्लॉयड थी तो एग्स क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, क्वीन भी मियोसिस से एग्स प्रोड्यूस करती है, शी वाज डिप्लॉयड, तो एग्स कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। ठीक, और इसके पास, क्वीन बी के पास मेटिंग के जरिए स्टोर्ड स्पर्म्स हैं, कहां, स्पर्मेथिका में। ठीक, अब ये खुद डिसाइड करती है कि इसको इन एग्स का फर्टिलाइजेशन करवाना है कि नहीं। ठीक, इन एग्स के साथ ये दो काम कर सकती है, या तो, ठीक है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स को लेकर दे, मतलब इसने एग्स प्रोड्यूस किए मियोसिस से। ठीक, एग्स इसके गैमीट्स ही हैं, तो मियोसिस से इसने एग्स प्रोड्यूस किए, मियोसिस एग्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब ये दो काम कर सकती। पहला रूप तो ये होता है कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स को ही लेकर दे। दूसरा रूट ये होता है कि ये जो स्टोर्ड स्पर्म है, ठीक, इससे ये एग्स को फर्टिलाइज करवाए। ठीक, और फिर उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग्स को लेकर दे। ठीक है,
क्वीन बी क्या करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है मियोसिस से। अब उन एग्स के साथ वो दो काम कर सकती है, पहला तो एग्स को ऐसे ही डिपॉजिट कर दे, ऐसे ही लेकर दे बिना फर्टिलाइजेशन के, फर्स्ट रूट है। एंड दिस इज सेकेंड रूट कि मेटिंग से जितना स्पर्म उसने स्टोर किया हुआ है स्पर्मेथिका से, उन स्पर्म्स की मदद से इन एग्स को ये फर्टिलाइज करवा ले और फिर फर्टिलाइज्ड एग्स को ले करे। ठीक, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है बेटा, इनकी प्लॉइडी रहेगी n, ठीक, क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। और जो फर्टिलाइज्ड एग्स है इनकी प्लॉइडी हो जाएगी 2n, मतलब वो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या की, वो कैसे हुए हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ले किए गए हैं। ठीक है, उसमें एग जो कि ऑलरेडी n था, मतलब हैप्लॉइड था, उसको हैप्लॉइड स्पर्म के साथ में उसको फर्टिलाइज किया गया है, तो इसका क्या हो गया, इसकी प्लॉइडी 2n हो गई। दीज स्पर्म्स आर हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड एग्स क्या कैसे हैं, डिप्लॉइड है, तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2n। अब ये जो हैप्लॉइड एग्स है बेटा, ठीक, इसमें हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस, ठीक, और ये डेवलप होंगे ड्रोन्स में, ठीक, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स है बेटा, इनका डेवलपमेंट हो जाएगा फीमेल्स में, ठीक, they are haploid and females are diploid, ठीक, ये बनेंगी फीमेल, फर्टिलाइज्ड एग्स वाले डेवलप होंगे फीमेल्स में और अनफर्टिलाइज्ड एग्स वाले होंगे मेल्स में, ठीक। अब ये फीमेल दो तरीके की बनेगी, अगर नॉर्मल फूड खिलाया जा रहा है तो वो बनेगी वर्कर बीज, और अगर रॉयल जेली खिलाई गई तो वो बनेगी क्वीन बी। तो इस तरीके से मेल फीमेल विकसित होते हैं हनी बीज में। समझ में आया? एक चीज और, जो स्पर्म की बात है बेटा, ये ड्रोन्स हैं, ठीक। ड्रोन्स कैसे अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक बात ये भी है। जो स्पर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ये हैप्लॉइड स्पर्म्स हैं, ड्रोन्स भी हैप्लॉइड होते हैं, दे आर हैप्लॉइड, और इनको बनाने हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो ये माइटोसिस करेंगे या मियोसिस? अगर मियोसिस करेंगे तो ये n/2 हो जाएगा, n/2 जैसा तो कुछ होता नहीं है। अब हैप्लॉइड से आधा थोड़ी होता है, हैप्लॉइड का आधा कुछ नहीं होता। तो ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बेटा, ये होता है माइटोसिस से। समझ में आया? समझ में आया? क्वीन बी जब एग्स प्रोड्यूस करेगी तो क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और जब ड्रोन्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, तो ये था गैमेटोजेनेसिस का तरीका। गैमेटोजेनेसिस के बाद ये मेटिंग कैसे करते हैं मैंने बता दिया। मेटिंग से क्या होता है, हनी बी लगभग 15 से 20 क्वीन बी लगभग 15 से 20 ड्रोन्स के साथ मेटिंग करके उनका स्पर्म कलेक्ट कर लेती है स्पर्मेथिका नाम के अपने ऑर्गन में, ठीक। और फिर क्या होता है, उसी स्टोर्ड स्पर्म से लाइफ टाइम वो क्या करेगी, अपने एग्स को फर्टिलाइज करने में उन स्पर्म्स का इस्तेमाल करेगी। समझ में आया? अपने एग्स का ये दो काम कर सकती है, एक तो उन्हें बिना फर्टिलाइजेशन के ले कर देगी और उससे डेवलप होंगे ड्रोन्स। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक। जब बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक,
बिना जब बिना फर्टिलाइजेशन के एग जो है किसी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये पार्थिनोजेनेसिस से ड्रोन्स विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, दीज आर मेल्स। और स्टोर्ड स्पर्म से अपने एग्स को फर्टिलाइज करने के बाद जब वो फर्टिलाइज्ड एग्स को लेकर आएगी तो वो क्या करेगी, क्या किसमें कन्वर्ट होंगी, वो फर्टिलाइज्ड एग्स कन्वर्ट होते हैं फीमेल बी में। अब फीमेल बी को खाना किस तरीके का खिलाया जा रहा है उसके हिसाब से बनती है वर्कर बीज और रानी बीज। ठीक, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम यही है। हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम क्यों बोल रहा है आपको पता है, एक्स जो एग है वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है मेल और फीमेल में, ये डिसाइड हो रहा है उसके क्रोमोसोम के नंबर पे। ठीक, हैप्लॉइड संख्या है यानी 16 क्रोमोसोम्स हैं तो वो मेल बनेगा, और अगर डिप्लॉइड संख्या है मतलब 32 क्रोमोसोम्स हैं तो वो फीमेल बनेगी। सो आई थिंक आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट, एंड मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।